हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि घर बैठे आपको जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट्स और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, करंट इशू जैसे सभी विषयों पर आपको एक ऐसा अवसर दिया जाए तैयारी का जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो अपनी इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक नया विषय हम शुरू करने जा रहे हैं जो है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। और आज जो चैप्टर हम करेंगे वो होगा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। इसमें जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको हम बहुत ही डिटेल में इसमें देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये आर्किटेक्चर, जो ये आर्ट हैं, किस तरीके से डेवलप किए गए हैं, क्या उनके पीछे कारण थे। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें हमको भी सफलता मिले। और इसे आप अपना ही चैनल समझिए और इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। और आप अपनी एक नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा क्योंकि आपकी नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसे आप खुद बनाए रहते हैं और इससे आप एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो आपको हर एक चीज़ें याद रहती हैं। तो अपनी नोट्स आप बनाते रहिए जिससे आपको आगे भी कोई दुविधा ना होने पाए। और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो है आर्ट एंड कल्चर का, और जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं मौर्यन पीरियड का आर्ट एंड कल्चर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम मौर्यन पीरियड के आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें मुख्य हैं, जैसे ये पिलर्स, स्तूप, स्तूपा, केव, स्कल्पचर और इनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं और इनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में देखना होगा। जैसे अगर हम पिलर्स की बात करते हैं तो इन फीचर्स को देखना होगा और इनको बनाने का पर्पस क्या है उसको जानना होगा। साथ ही साथ अगर हम इन पिलर्स की बात करें तो ये पिलर्स दो टाइम ड्यूरेशन में बनाए गए हैं, एक कलिंग वॉर से पहले और एक कलिंग वॉर के बाद में। अब ऐसा क्या है कि इनको दो ड्यूरेशन में अगर बनाया गया है तो कलिंग वॉर से अशोका के लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आ गए थे, तो इसका मतलब है कि उसका पिलर्स पे भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिला होगा। वो प्रभाव किस तरीके से देखने को मिला है वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आइए हम जानते हैं कि इनका पिलर की जो संरचना है वो किस तरीके से थी। ठीक है, जो पिलर बनाए गए हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं। तो अगर हम ये पिलर का हम इसका सिंबॉलिक वे में देखें तो सबसे पहले तो इसमें नीचे का बेस होता है, आधार, बेस। ठीक है, उसके बाद में एक शाफ्ट बनाई जाती है। ठीक, फिर यहाँ पर एक आप ये कैपिटल देख रहे हैं, फिर एबेकस जिसमें बीच में एक चक्र, और जैसे आप सारनाथ में अशोक चक्र को देख पाते हैं, और उसके बाद में एक क्राउनिंग एनिमल बनाया जाता था। हर प्रकार के जो यहाँ पे पिलर बनाए गए हैं उनकी संरचना ऐसी ही देखने को मिलती है, बेस, शैफ्ट, कैपिटल, एबेकस और उसके बाद चक्र, उसके अंदर ऊपर में एक एनिमल। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ के पिलर, जो हमारे मौर्यन पीरियड के जो पिलर्स हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो जो ईरानियन पिलर्स हुआ करते थे, एक्मेनियन पिलर्स हुआ करते थे, उनसे इनमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। इनमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अब क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे अभी। तो और आगे हम चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ। देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो सिमिलरिटीज़ तो खैर देखिए कि पिलर बने हुए हैं तो वहाँ से प्रभावित होकर यहाँ पे बने हुए हैं, ये तो एक फैक्ट हो गया। लेकिन एक बहुत ख़ास बात जो है मौर्यन पिलर की, ये एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेड अप ऑफ सिंगल स्टोन पिलर, मोनोलिथिक, मतलब एक पत्थर ये लेते थे और उसी में कटाई कर करके उसको शेप देते थे। तो आप सोचिए कितना टफ काम होता था, कितनी इनकी स्पेशलिटी रही होती होगी, तभी होते थे, बनते थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्मेनियन ईरानियन पिलर की, तो ये पीसेस में होते थे और इनको फाइनली जॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है, ये पीसेस में होते थे और इनको जॉइंट करके बनाया जाता था। और अगर हम मॉडर्न पिलर की बात करें तो इनकी एवरेज हाइट जो हुआ करती थी वो 40 फीट थी। ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत ही हाईली लेवल के पॉलिश्ड होते थे, हाईली पॉलिश्ड पिलर थे। तो अगर आपसे कहे कोई क्या क्या खासियत है मौर्यन पीरियड की, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? एक तो ये मोनोलिथिक हैं, मतलब एक पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। इनकी एवरेज हाइट 40 फीट तक देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये है हाईली पॉलिश्ड हैं
और इनकी सिमिलरिटीज़ जो देखने को मिलती हैं ईरानियन पिलर से देखने को मिलती हैं। हालांकि डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है कि ये जो पिलर्स हैं ये पीसेस, ईरानियन पिलर्स जो हैं ये पीसेस में बना के फाइनली जॉइंट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए पर्पस ऑफ पिलर को हमको देखना, आखिर इन पिलर्स को बनाया किस वजह से जाता था। ठीक है, तो आइए जानते हैं किस वजह से बनाया जाता था। देखिए, अगर हम, जैसा हमने अभी पहले बात किया कि जो भी इनके पिलर्स थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो कलिंग वॉर से पहले का और दूसरा जो है कलिंग वॉर के बाद का। तो अगर हम जैसे बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब स्थापना की एक तरह से मौर्यन काल की, तो उस मौर्य साम्राज्य की, तो उसने कई राज्यों को जीता, लेकिन कलिंग एक ऐसा राज्य था जिसको वो नहीं जीत पाया था। ठीक है, और मौर्यों की एक शुरू से इच्छा रही थी कि किसी तरह से कलिंग पर आधिपत्य स्थापित किया जाए। उसके फैक्ट्स थे, उसके रीज़न थे, जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी जब किया था तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो कलिंग राज्य थे उनमें क्या था, एक तो क्या था वहाँ पे डेमोक्रेसी एक तरह से थी, लोकतंत्र था, जबकि राजशाही कहाँ पे थी, मौर्यन पीरियड में। ठीक है, मौर्यन साम्राज्य में राजशाही थी, जबकि कलिंग में क्या था, लोकतंत्र था। तो अगर मान लीजिए आपका एक घर ये है, दूसरा घर ये है, यहाँ पे अगर कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हो रही, तो एक समय के बाद में उसका इम्पैक्ट यहाँ पे और यहाँ का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ना शुरू हो सकता है ना। तो एक डर हमेशा बना रहता था मगध को कि हाँ, हो सकता है कलिंग का जो डेमोक्रेसी है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ जाए। एक तो ये रीज़न था। दूसरा, जो ईस्टर्न पार्ट था कलिंग का ईस्टर्न पार्ट जो था वो ट्रेड की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आप जानते हैं ये पत्तन एरिया था, पोर्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रेड हुआ करते थे, जो ट्रेड था वो बहुत ही आसान हो सकता था, लेकिन जब तक कलिंग पर नियंत्रण नहीं स्थापित हो पाता तब तक ये पॉसिबल नहीं था। तो कलिंग एक तरह से देखा जाए ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस का विषय था मौर्यन के लिए। ठीक है, तो मौर्यंस ने जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उसको जीता, तो इस कारण से उसका युद्ध हुआ कलिंग पर और फाइनली उसने वहाँ पर विजय प्राप्त की, फिर वहाँ पर उसने पिलर्स लगवाए। ठीक है, तो देखिए जब उससे पहले जो पिलर लगाए जाते थे, ठीक है, उसमें से पहले जो पिलर लगाए थे उनका कोई बहुत अलग से एम नहीं होता था। उसमें क्या होता था, जैसे कोई भी विक्ट्री हुई, कोई भी विजय हुई, तो उसमें क्या करते थे वो लोग, अपनी विजय को सेलिब्रेट करते थे। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे घटनाएं हुई, क्या वो, जिससे लोगों को उसके बारे में पता चल जाए। आपने किसी भी स्टेट पर आक्रमण किया है, वहाँ पर अगर जीत गए तो वहाँ पे पिलर लगा दिया, जिससे कि उस वॉर की एक मेमोरी बनी रहे। ठीक है, उसमें साथ ही साथ कुछ निर्देश भी लिखे जाते थे, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती, कमांड्स इत्यादि उसमें लिखे जाते थे। लेकिन जब एक बार कलिंग का युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हो गया था अशोक, और बुद्धा के लाइफ इवेंट से वो काफ़ी प्रभावित हुआ। तो उसके बाद जो पिलर्स बनाए जाने लगे वो बुद्धा के लाइफ इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए जाने लगे। गौतम बुद्ध के लाइफ इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के हिसाब से वो बनाए जाने लगे। और साथ ही साथ अशोका ने जो धम्मा की पॉलिसी स्टार्ट की थी, अशोका ने जो धम्मा की पॉलिसी स्टार्ट की थी उसको स्प्रेड करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए ये बनाया जाने लगा। तो अगर कोई कहे कि किस टाइप के पिलर बनाए जाते थे अशोक के टाइम में, या फिर कहें कि मौर्य समाज के टाइम में, तो दो टाइप के थे। एक कलिंग वॉर से पहले जब विजय वगैरह को सेलिब्रेट करने के लिए, कमांड्स इत्यादि के लिए बनाया जाता था, और उसके बाद में जब कलिंग वॉर समाप्त हो गया, अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया, तो उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा और लाइफ इवेंट ऑफ बुद्धा को सेलिब्रेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए ये बनाया जाने लगा। ठीक है, जैसा कि क्योंकि हम जानते ही हैं कि बुद्ध ने को ही, बौद्ध धर्म को कलिंग के युद्ध के बाद अशोक फॉलो करने लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक, तो ये तो हमारे बातें हो गई पिलर्स की, कैसे बनाए, क्या इनके फीचर्स हैं, क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पिलर्स, जैसे आपने नाम सुना होगा सारनाथ पिलर का, नंदगढ़ विहार का पिलर, रामपुरवा बिहार का पिलर। तो ये चीज़ें तीन मेन पिलर है, जिसको आप स्थान को नाम याद रखिएगा, नंदगढ़ और रामपुरवा की, ये बिहार में है, सारनाथ वहाँ पे है। ठीक है, और हमने अभी जैसे बात की कि अशोक कालीन जो ये पिलर्स है, या फिर अगर इनके यहाँ जो मूर्तियाँ भी बनी हैं अशोक काल में, वो हमेशा क्या है, पॉलिशदार बहुत हैं, पॉलिश उनमें बहुत अच्छी हुई, एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं, पाषाण स्तंभ, स्टोन पिलर्स हैं। ठीक है, और
पत्थर एवं मिट्टी की मूर्तियां तो मिली हैं किंतु धातु की नहीं, मतलब मेटल की नहीं मिली हैं। यहाँ पर स्टोन की और वुड की मिली हुई हैं। और मौर्यन समय से ही जो वुड की मूर्तियाँ बना करती थी उसकी जगह पे बनना शुरू हुई स्टोन की मूर्तियाँ, एक तरह से हम कहें तो, ठीक है। तो उसके बाद में लेकिन मेटल की हमको नहीं मिली है। और इस समय जो मूर्तियों का निर्माण होता था उनको चिपकवा विधि कहते थे। जैसे इनको सांचा वगैरह होता था ना, जैसे सांचे वगैरह में ढाल कर इनका निर्माण किया जाता था, उंगली वगैरह का इसमें प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये इसमें तरीका हुआ करता था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम सारनाथ पिलर, काफ़ी नाम सुना ही होगा आपने, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी, नेशनल एम्बलम भी यहीं से लिया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो जब हम बात करते हैं बुद्ध के लाइफ की, हमने बहुत ही डिटेल में 2-3 पार्ट में इनका वीडियो देखा था एंशिएंट हिस्ट्री में। तो यहाँ पर इनका धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, इन्होंने उपदेश दिया था। मीन्स ये टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको सेलिब्रेट करने के लिए पिलर बनाया गया है। और जिस तरीके से आप ये शेर को देख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर 4 शेर बनाए गए हैं और उनके बीच में एनिमल्स हैं। और वो एनिमल कौन कौन से याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बुल, हॉर्स, एलिफेंट और साथ ही साथ यहाँ पर एक मैंने लायन लिख दिया, लायन की जगह कुछ और होगा यहाँ पर एक एनिमल, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बीच में 4 एनिमल और देखने को मिलते हैं, बुल, हॉर्स, एलिफेंट। इस तरीके से यहाँ पर एनिमल देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो क्लॉकवाइज में 4 एनिमल बनाए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्तूपा की। देखिए स्तूपा क्या होते हैं, सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा दोस्तों। अगर हम स्तूपा की बात करते हैं तो स्तूपा के कुछ भी नहीं, हीप ऑफ सैंड होते हैं, हीप ऑफ सैंड होते हैं, ठीक है। जैसे पुराने समय में आप देखते थे कि ऋषि मुनि लंबे लंबे समय तक बैठे रहते थे, अध्ययन, वो ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते थे, उनके ऊपर क्या क्या जम जाता था उन्हें पता भी नहीं चलता था, ठीक है। तो वैसे ही जो पुराने संत ऋषि हुआ करते थे, जब वो मेडिटेशन करते रहते थे 2 या 3 महीने तक, उसके बाद में बाई चांस जब वो मृत्यु उनकी जब हो जाती थी तो वो इन्हीं स्तूपा के अंदर उनको दफना दिया जाता था, उनको बरी कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसी को कहते थे, हीप ऑफ सैंड जो जम जाते थे उनको कहा जाता था स्तूपा, ठीक। पहले तो ये बहुत छोटे साइज़ के हुआ करते थे, बहुत ही छोटे हुआ करते थे, स्मॉल साइज़ के। लेकिन जब बुद्धा आए तो बुद्धा का कद आप देखिए कितना बड़ा है, बहुत, एक उनके नाम से पूरा एक धर्म ही चल रहा है। तो उनके जो अनुयायी थे वो उन्हें बहुत बड़ा सेंट मानते थे, बहुत बड़ा संत मानते थे। इसलिए क्या हुआ कि उनको ऊपर दिखाने के लिए कि उनकी जो जगह है वो और ऊंचाई पर है, उनकी जो ऊंचाई है उसको दिखाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े साइज के स्तूपा बनाने शुरू किए, ठीक है। जिससे कि क्या हो कि लगे कि हाँ बुद्धा सबसे बड़े संत थे। तो इस तरीके से बुद्ध के समय में जो स्तूप बने हैं वो बड़े साइज के हैं। और अगर स्तूपों की शुरुआत की बात की जाए तो प्राचीन काल से बनते चले रहे हैं, ठीक। जब अशोक का समय आया, जब किसका समय आया, अशोक का समय आया, तब इन स्तूपों का निर्माण में जो तेजी आई, ठीक है, तब इनके स्तूपों के निर्माण में तेजी आई। और कुल मिलाकर हम कहें तो अशोक ने शुरुआत में 9 स्तूपों का निर्माण किया था। ये 9 स्तूप कौन कौन सी जगह पे थे? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, रामग्राम, वेथापिडा, पावा, राजगिरी, वैशाली, पिपलविना, कुशीनगर। ये 9 नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनमें क्या होता था, इन स्तूपों में जो बुद्ध थे उनसे जुड़ी हुई घटनाएं, उनसे उनकी अस्थियां वगैरह रखी जाती थी। और एक तरह से कहें तो ये आराधना का जगह होता था बौद्ध धर्म के लिए या फिर उनके अनुयायियों के लिए, ठीक है। और एक बात और आपको याद होगा, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में बात कर रहे थे तो बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे निर्वाण क्रिया प्राप्त किया था वहाँ पे शाशांग ने उसको, एक बात और आपको याद होगा, बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था उसको शशांक ने काट दिया था। देखिए एक और चीज़ आपको याद ही होगी, जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी किया था कि बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था उसे शशांक ने काट दिया था। और उसके बाद उसको श्रीलंका से कुछ वहाँ पे वृक्ष मंगा के, पौधे का एक टुकड़ा मंगा के यहाँ पर अशोक ने उसको स्थापित किया था। ये सारी बातें तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे देखी हुई हैं। देखिए जब 3rd बौद्ध संगति का आयोजन हुआ तो अशोक ने उसके बाद में स्तूपों के निर्माण का निर्देश दिया।
थर्ड बौद्ध संगति आप जानते हैं अशोक के समय में हुआ था, तो उसके बाद से ही अशोक ने इन स्तूपों का निर्माण का निर्देश दिया था। और वहीं पे एक और स्तूप है इनके अलग, वो है सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप है, ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है, ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बुद्धा की अस्थियाँ रिलिक्स जो हैं वो नहीं हैं। यहाँ पर ये बाकी के 9 में तो देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। और ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि अशोका की वाइफ जो थी वो श्रीदेवी जो थी वो यहीं से बिलोंग करती थी, इसलिए भाई अब ससुराल की बात है तो वहाँ पे तो सुंदर होगा ही। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से अशोक की लाइफ की हम बात करते हैं, बुद्धा की लाइफ की बात करते हैं, तो उनका बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। निर्वाण कहाँ हुआ था? बोध गया। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो जो स्तूप बनाए गए हैं, जो स्तूपास बनाए गए, उनमें भी ये देखने को मिलता है। जैसे आप इस तरीके से अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में देखिए तो ये आपका ईस्ट हो गया ना, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अगर आप इनकी लोकेशन के हिसाब से देखें तो लुम्बिनी हो गया ऊपर इधर में ईस्ट में, वेस्ट साउथ में आप जाते हैं बोधगया देखने को मिल जाता है, साउथ जब वेस्ट में जाते हैं सारनाथ देखने को मिल जाता है, नॉर्थ में जाते हैं तो कुशीनगर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अपने जीवन काल में अगर कहा जाए कि बुद्ध कहाँ कहाँ गए थे ना, तो सिर्फ इन्हीं 4 जगहों पे गए थे, वो और कहीं नहीं गए थे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो इन 4 जगहों पर वे गए हुए थे। कहाँ कहाँ? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उपदेश दिया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई या उन्होंने देह त्याग किया। ठीक है, चलिए, तो स्तूपाज आर द वर्शिप प्लेसेस वेयर रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर केप्ट। ये हमने बात ही के लिए कि ये वर्शिप प्लेस है। इट इज़ ऑल्सो वर्शिप प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। द स्तूपा स्ट्रक्चर हैज़ 4 गेट्स नेम एज तोरना। जो इनके स्तूपास के स्ट्रक्चर हैं उनमें 4 गेट बने हुए हैं, तोरना। उसकी जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल नोन एज वेदिका। ठीक है, वेदिका ऑफ स्तूपा हैज़ मेनी जातक स्टोरीज। ठीक है, मेनी जातक स्टोरी मतलब 4 गेट लगे हुए हैं, 4 गेट लगे हुए हैं, और चारों गेटों को क्या कहा जाता है? तोरना कहा जाता है। उसके बाद में बाउंड्री है, उसके बाद में बाउंड्री है, बाउंड्री को क्या कहा जाता है? वेदिका कहा जाता है। और इन वेदिकाओं पर क्या है? बुद्ध से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, बुद्ध से जुड़ी हुई कहानियाँ, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, जिनको जातक कथाएँ कहा जाता है, जिनको जातक कथाएँ कहा जाता है। और वहीं पे एक एग्ज़ाम में अक्सर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कुशीनगर हो गया, कुशीनगर में मल्ल महाजनपद में पड़ता था, लुम्बिनी कौशल महाजनपद, बोधगया मगध में, सारनाथ काशी में। तो ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं ना, उसको भी थोड़ा सा कई बार पूछा जाता है, तो उसको आप याद रखिएगा। कुशीनगर महाजनपद, लुम्बिनी कौशल महाजनपद, और मतलब बोधगया मगध, और सारनाथ हमारा काशी में। ठीक है, उसके बाद आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्तूप का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देखिए, इस तरीके से स्तूप का निर्माण होता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे बॉक्स टाइप में, इसको मेधी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर ये वाला जो हमारा पोर्शन है उसको अंडा, फिर यहाँ पे ऐसे इस तरह से आया हुआ है, इसके ऊपर में 3 छत्र बने हुए हैं, 3 छत्र बने हुए। ये 3 छत्र क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? ये डंडा कहते हैं। जबकि ये वाला पोर्शन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इसको हर्मिका का नाम दिया जाता है। और उसके बाद में ये यहाँ पे इस तरह से बाउंड्री आई। ठीक है, ये बाउंड्री आई जिसमें यहाँ पे चारों तरफ गेट लगे हुए हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ईस्ट तोड़ना, वेस्ट तोड़ना, साउथ तोड़ना, और इसी तरह से पीछे नॉर्थ तोड़ना। और उसके बाद में अंदर की तरफ यहाँ पर एक तरह से चैम्बर समझ लीजिए इसको, चैम्बर में अंदर की तरफ यहाँ पर बुद्ध की अस्थियाँ वगैरह हमको देखने को मिलती हैं। हालांकि देखने को नहीं मिलती क्योंकि अंदर ये बंद है। ठीक है, और उसके बाद में इसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने के लिए प्रदक्षिणा पाथ बनाए जाते थे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता था। ऊपर में ये जो डंडा है इसके ऊपर 3 छत्र लगे हुए, ये क्या 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म को शो करते हैं। ठीक है, जागे हुए बुद्धा, धम्मा का डॉक्ट्रिन और संघा, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। साथ ही साथ जब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बुद्ध के शरीर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है, यहाँ से अंडा से ऊपर का, इसको बुद्ध का शर माना जाता है और इसको यास्ती कहा जाता है। ठीक है, इसको यास्ती कहा जाता है। तो अंडा से ऊपर का जो हिस्सा है वो बुद्ध का शर माना जाता है, जबकि अंडा और
का जो पोर्शन है हमारा ये वाला, उसको बुद्ध की एब्डोमेन और चेस्ट मतलब पेट का हिस्सा, उदर का हिस्सा और सीने का हिस्सा माना जाता है। जबकि मेधी का हिस्सा जो है वो जिस तरीके से पद्मासन की मुद्रा में बैठे रहते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, वह उस मुद्रा में बुद्ध के लेग्स को माना गया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से, ऐसा नहीं कि बस स्तूप एक स्ट्रक्चर बना गया, उसका एक प्रॉपर मीनिंग है जो इतना एक्सप्लेनेशन आपको किसी ऑनलाइन वीडियो में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर एक रनिंग नोट्स बना सकते हैं। अगर वीडियो आपका पूरा हो जा रहा है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। किसी कोचिंग वगैरह में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा डिटेल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना इससे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्तूपा बनाए जाते थे जहाँ पे इस बुद्ध के लेग, चेस्ट, एब्डोमेन और शरीर के हिस्से को इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और ईस्ट गेट इज इक्विवेलेंट टू क्या हमने बात की अभी, बर्थ ऑफ लुम्बिनी। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे इस तरह से देखा था ना, चारों लुम्बिनी, फिर नीचे आते थे हमारा, फिर ऊपर जाते थे कुशीनगर, इधर जाते थे सारनाथ, इस तरीके से यहाँ। तो ईस्ट गेट क्या होता था हमारा, लुम्बिनी, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ। साउथ गेट निर्वाणा, जहाँ पर बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वेस्ट गेट धर्मचक्र परिवर्तन, जहाँ सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। फिर नॉर्थ में महापरिनिर्वाणा, जहाँ पर उन्होंने अपना देह त्याग किया, वो कुशीनगर में। तो ये चारों गेट जो हैं इन स्थानों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेधी स्ट्रक्चर जो है उसका बुद्ध का मेडिटेशन लेग्स ऑफ बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने बात ही कर ली। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बुद्ध के उपदेशों की बात करें, वैसे तो हम इन सब चीज़ों को देख ही चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत डिटेल में, तो बुद्ध ने सिर्फ 2 बातों पर फोकस किया था, एक स्ट्रांग पाथ और 4 नोबल ट्रुथ। इन 2 बातों पर ही उन्होंने फोकस किया और किसी बात को उन्होंने नहीं बताया। बाकी आपको जो भी बातें देखने को मिलती हैं वो उनके अनुयायियों ने उसमें जोड़ा है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं इसमें। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊपर में यहाँ पर छतरी लगी हुई है। ठीक है, ये बीच का आपका, यहाँ पर आपका देखिए हर्मिका बना हुआ है, ये आपका अंडा हो गया, नीचे आपका यहाँ मेधी हो गया, ये आपका गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया, इधर में एक गेट हो गया। उसके बाद में ये आपका यहाँ पर देखिए प्रदक्षिणा पथ है, जहाँ पे आप जैसे मंदिरों में जाते हैं प्रदक्षिणा लगाते हैं वैसे ही। ठीक है, और उसके बाद में ये आपकी बाउंड्री हो गई जो वेदिका कही जाती हैं, तोरणा, वेदिका, छतरी। ठीक है, और इन वेदिकाओं पर क्या देखने को मिलता है, इन वेदिकाओं पर हमको जातक कथाएँ, स्टोरीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें हो जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने ये वीडियो लाइक किया होगा, पसंद किया होगा। तो दोस्तों इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देखा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए। आपको सिर्फ क्लिक करना है और कुछ नहीं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही रोकते हैं। थैंक यू।